गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का 6 चैप्टर है ना, बायोलॉजी का क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने पिछला लेक्चर में शायद आपको सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी और शायद आपको याद भी हो गई होगी। मैंने जब वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ा था उसमें हमने बहुत चीज़ स्ट्रक्चरल पढ़ भी लिया था, बल्कि थोड़ा सा मैंने डीएनए के बारे में भी बता दिया था म्यूटेशन में, है ना। तो वो चीज़ म्यूटेशन के एक्चुअल में देखा जाए तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा लास्ट में हम एक ओवरव्यू भी देख लेंगे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 6th चैप्टर ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आप मुझे बताइए मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब कि जो इनहेरिटेंस जो होगा, जो वेरिएशन से होगा, मैंने बोला था हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों एक ही चीज़ है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होंगे उसमें कौन कौन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, उसमें मॉलिक्यूल का क्या रोल होगा, इस चैप्टर में हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नाम से वाकिफ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को एक तरह से मैं यहाँ पे बोल दूँ, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन जेनेटिक मटेरियल। यानी जो जेनेटिक मटेरियल में, ये एम अलग है, जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल में जितनी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, उसका प्रेजेंटेशन, उसके बारे में सारी डिटेल कि हाउ दे बिहेव, वो कैसे बिहेव करेंगे, क्या क्या फॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, हम जो डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट में मैं आपको बोलूँगा कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रीडिश मेशर। फ्रीडिश, यार नाम ना थोड़ा अलग ही है इनका, फ्रीडिश मेशर। ये साइंटिस्ट जो थे हमारे, ये 1869 में इन्होंने पश सेल ऑफ वाइट ब्लड सेल, ठीक है, इसमें इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था और उनका नाम दिया था इन्होंने न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। ठीक है, फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे हर्टविन, शायद कब आए थे, 1884 में आए थे, है ना, 1884 में। हाँ, तो इसमें इन्होंने ये बताया कि भाई न्यूक्लिन कुछ भी नहीं है। न्यूक्लिन जो है एक तरह का क्या बोल सकते हैं, हमारे लिए एक तरह का रास्ता है जिधर से जेनेटिक मटेरियल या ट्रेट्स या कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जेनेटिक मटेरियल ओनली द वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, जो ट्रेट्स ट्रांसमिशन होते हैं वो न्यूक्लिन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ हमें बताया था। अब हमें ये पता है कि इस चैप्टर में हम बेसिकली डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आपको बताएंगे, हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम ये भी बताएंगे आपको कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कौन कौन हैं, पिरिमिडीन है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस। प्यूरीन है, प्यूरीन में कौन कौन आ जाएगा, एडेनिन और गुआनिन आ जाएगा, और पिरिमिडीन में कौन कौन आ जाएगा, थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन, है ना। कट भी हम लोग इसको बोलते हैं, CUT कट, है ना, एजी इसमें आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, और इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये सिंगल रिंग का होता है, इसमें सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है, इसमें डबल रिंग प्रेजेंट होता है। तो खैर ये सारी चीज़ें हम लोग आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम जो डीएनए का डायग्राम देखेंगे, हमें ऐसे डीएनए दिखता है सर, क्या डीएनए ऐसे ही प्रेजेंट होता है सर? नहीं, डीएनए एक्चुअल में जो सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे प्रेजेंट होता है। वो जो स्पायरली आपको दिख रहा है, स्पायरली है नहीं, एक्चुअल उसका डायग्राम ऐसा होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई इसका बैक बॉन्ड पेंटोज और शुगर होता है, फिर वो कैसे जुड़ता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसको जोड़ता है, नाइट्रोजनस बेस को जोड़ता है। पेंटोज शुगर, अगर पेंटोज शुगर फॉस्फेट से जुड़ रहा है रिएक्ट करके, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोलिए ज़रा, उसे हम बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। और एक फॉस्फेट दोनों को जोड़ रहा है, दोनों पेंटोज शुगर को, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, वो है कि डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंस से याद रखेंगे। समझ में आए बात? डीएनए को हम लोग डीऑक्सी राइबोज बोल देंगे, डीएनए में क्या पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में क्या पाया जाता है, राइबोज। तो इसीलिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है किस चीज़ का, पेंटोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, आपको पता है शायद। ये है पेंटोज शुगर, ठीक है। तो इसको हम लोग डीऑक्सी राइबोज बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सी, सॉरी, इसको हम लोग राइबोज बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोज। क्यों राइबोज? एक पॉइंट पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस सेकेंड कार्बन पर, इस पर OH जुड़ा हुआ है, लेकिन इन केस ऑफ डीऑक्सी राइबोज, ये जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पर क्या होगा, OH प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी सब एज इट इज सेम रहता है, CH2OH H। अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो आप नंबरिंग कर सकते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये चीज़ आपने देखा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस याद रखना। ये कौन सा है, डीऑक्सी राइबोज। समझ में आई बात? तो खैर हम बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में क्या फ़र्क है भाई? डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में फ़र्क ये है कि भाई सेकेंड कार्बन जो है पेंटोज शुगर का, उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर नहीं है तो वो डीऑक्सी, असल में देखो डीऑक्सी वर्ड को अगर हम तोड़ें, डी मतलब डिफिशियंसी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज। ये हमें डीएनए के केस में हमें देखने को मिलेगा, और राइबोज जो था उसमें ये प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग, इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए हम इसको राइबोज बोल देते हैं, ये आरएनए के केस में, ठीक है। खैर ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ पहले यहाँ पे मेंशन कर दूँ, फिर उसके बाद मैं समझाऊँ ताकि हमें टाइम कम लगे, है ना। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। मैं थोड़ा सा अब हेडिंग डालूंगा सबसे पहले डिस्कवरी पर। कुछ साइंटिस्ट जो बहुत मेहनत किए हैं हमें पढ़ाने के लिए, हमें सारी चीज़ें बताने के लिए, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको थोड़ा सा पढ़ें। क्या करें? पढ़ें। तो पहला हेडिंग जो हमारा होगा वो होगा डिस्कवरी, सॉरी क्या होगा, डिस्कवरी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हमारा 6th चैप्टर है 12th क्लास का। अभी मैंने बोला हुआ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन जेनेटिक मटेरियल्स, उसे हम उसी बेसिस पे हम इस चैप्टर का नाम को याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, हम थोड़ा सा डिस्कवरी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कुछ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उनका भी हक है, उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें डिस्कवर करके दी है, तो उनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए डिस्कवरी में हम लोग देखते हैं, एक साइंटिस्ट फ्रीडरिच मिशर, क्या नाम है, फ्रीडरिच मिशर, इन्होंने 1869 में, कब, 1869 में न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर किया था। किसका? न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। फ्रॉम द पस्ट सेल, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस्ट सेल, यहाँ पर है ना, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस्ट सेल, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स में से उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर किया था। उनको उन्होंने नाम दिया था क्या, न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिन। क्या क्या बोल दिया मैंने कि फ्रीडरिच मिशर एक साइंटिस्ट थे,
1869 में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर किया था। किसमें? फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस्टल, उनको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। समझ में आई बात? एक साइंटिस्ट और आए, क्या आए? एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम था हर्टविग। क्या नाम था? हर्टविग। 1884 में। कब आए? 1884 में। 1884 में आए वो साइंटिस्ट। उन्होंने बोला कि बेटा ये जो न्यूक्लिन है, क्या बोला? कि ये जो न्यूक्लिन है जो कि आपके मिशर साहब दे गए हैं, ये न्यूक्लिन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रैट्स। ये न्यूक्लिन क्या है? यही आपके रिस्पॉन्सिबल है जो कि ट्रैट्स ट्रांसफर होने हैं। वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लिन। कौन बताया? हर्टविग। कब बताए थे? 1884 में। क्लियर? नेक्स्ट एक साइंटिस्ट और है, आल्ट्समैन। आल्ट्समैन 1889 में, इनके जस्ट कितने साल बाद? 5 साल बाद इन्होंने क्या बोला? डिस्कवर्ड 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने फिर 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। तो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में 2 टाइप की होते हैं, तो वो कौन डिस्कवर किए हैं? अल्टमैन। कब? 1889 में। क्लियर? अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, तो आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है ये? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नाइट्रोजन, अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किस चीज से बना होता है मिलकर के? न्यूक्लियोटाइड अभी हम आपको पढ़ाएंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। आप 11th में भी बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, तीनों मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। उस टाइड, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप्स। इस तीनों स्ट्रक्चर को हम मिलकर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। वो कैसे? अभी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी देखने वाले हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है? अगर मैं इतने से नाइट्रोजनस बेस की बात करूं, ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 2 है। कितने हैं? 2। कितने टाइप? 2। एक तो है पिरिमिडीन्स और दूसरा है प्यूरिन्स। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन बेस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 2 टाइप के, प्यूरिमिडीन्स और प्यूरिन्स। ठीक है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। अगर मैं प्यूरिमिडीन्स की बात करूं तो इसमें 2 नाइट्रोजनस बेस प्लस 4 कार्बन एटम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट कर लीजिए। पिरिमिडीन जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 2 नाइट्रोजनस बेस प्लस 4 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट एक ही रिंग का होता है, आप देख रहे हैं एक ही रिंग है। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं प्यूरिन्स की बात करूं तो प्यूरिन्स में जो होता है एक पिरिमिडीन रिंग होता है, पीआर का मतलब पिरिमिडीन रिंग, और दूसरा इमिडाजोल रिंग। ठीक है? तो इमिडाजोल रिंग में क्या होता है? 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन, मतलब टोटल के टोटल एक पिरिमिडीन रिंग और एक इमिडाजोल रिंग, ये जो है 2 रिंग हो गए, तो इसीलिए मैं इसको बोल दिया क्या? 2 रिंग्स। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला? प्यूरिन और पिरिमिडीन्स में डिफरेंस, इसमें ये एक रिंग का होता है और ये 2 रिंग का होता है। क्लियर? क्योंकि इसमें एक तो ये होता ही है पिरिमिडीन रिंग, और उसमें ऐड हो जाते हैं कौन? इमिडाजोल रिंग। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है? एक्चुअल में नाम हमें याद रखने हैं। कौन है? पिरिमिडीन 3 है, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। कितने हैं पिरिमिडीन? 3 है, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। और प्यूरिन कितने हैं? 2 हैं। कौन? एडेनिन एंड गुआनिन। इसको बहुत पुराने टर्म में बोलते हैं कट, CUT, है ना? हमारे टीचर्स भी यही पढ़ाए हुए हैं, CUT, कट। ठीक है? पिरिमिडीन्स को कट करो, तो इसलिए वहां से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। पिरिमिडीन में कौन आ जाते हैं? बोलिए जरा। साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। और प्यूरिन में कौन आ जाते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने यहां पे देखिए एक रिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है? तो इसके सेकेंड कार्बन पर O हमने रखा हुआ है और 4th कार्बन पर हमने अमाइन रखा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? साइटोसिन। इसको हम क्या बोलेंगे? साइटोसिन। ठीक है? इस केस में, यूरासिल की केस में सेम है, बस यहाँ 4th नंबर पे हमने अमाइन की जगह क्या रख दिया? O रख दिया। समझ में आया बात? नेक्स्ट इस केस में देखिए
इस केस में हमने सब चीज सेम है ना, बस हमने फिफ्थ पर क्या जोड़ दिया, इसके यूरासिल के आगे में फिफ्थ कार्बन पर मैंने बोलिए जरा मिथाइल जोड़ दिया, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा थाइमिन। नेक्स्ट इस केस में आप देखिए, चलिए इसको मैं थोड़ा सा देखता हूं। मैं अगर इसकी अगर वैसे तो आपको इतना सही याद रखना है, आप इसका अगर नेमिंग भी आईयूपीएक नेम भी करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं। बताऊं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आप आराम से बोल सकते हैं क्या 2 ऑक्सो 4 अमाइन, ठीक है, पिरामिडीन, 2 ऑक्सो 4 अमाइन पिरामिडीन। इसका भी आप कर सकते हैं 2 ऑक्सो नहीं 2 4 ऑक्सो, तो 2 नंबर ऑफ 2 कार्बन जो उस पर भी क्या वो है और 4 पर भी, तो 2 4 ऑक्सो पिरिमिडीन हो गया। इस केस में भी आप देख सकते हैं, बोलिए जरा 2 4 ऑक्सो 5 मिथाइल पिरिमिडीन, ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई इतना जरूरी नहीं है। प्यूरिन की अगर हमने बात की, ये दो रिंग से मिलकर बना हुआ है ना। अब इसके दो हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन की अगर मैं बात करूं, एडेनिन का उसका स्ट्रक्चर हमें ये देखने को मिलेगा, देखिए 2 रिंग हमें देखने को, एक पिरिमिडीन और एक इमिडाजोल रिंग, इसमें 3 कार्बन है ना। तो इस केस में आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं और गुआनिन के केस में ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क है जरा बताइए हमें। इसमें हमने अमाइन ग्रुप जोड़ा हुआ है और इसमें हमने ओ जोड़ा हुआ है, समझ में आई बात। अब तो भाई ये तो हमारा हो गया प्यूरिन, ये स्ट्रक्चर भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हमें याद क्या रखना है, अभी तक हमने जो पढ़ा दिया थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में, है ना। कौन से साइंटिस्ट, फ्रिड्रिश मिशर 1869 में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड जो फर्स्ट सेल से ड्राइव किया था उसका नाम दिया था न्यूक्लिन। इनको लगा कि एक सेल में एक स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने देखा है ना, तो उन्होंने क्या नाम दिया उसको, न्यूक्लिन। न्यूक्लिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैट को ट्रांसमिट करने के लिए, है ना, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैट्स, हेरिडिटरी ट्रैट्स। ये हर्टविग साइंटिस्ट 1884 में बताए थे। उसके बाद अल्टमैन साइंटिस्ट आए थे 1889 में, इन्होंने बोला 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। मैंने न्यूक्लिक एसिड की बात की, आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर। हमने बोला न्यूक्लियोटाइड जो होगा बेटा वो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होगा। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। पिरिमिडीन 1 रिंग का होता है, प्यूरिन 2 रिंग का होता है। इसमें जो होता है 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन एटम्स होते हैं, और इस केस में पिरिमिडीन रिंग होता है और एक इमिडाजोल रिंग होता है, यानी 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन, ठीक है, ये 2 रिंग का होते हैं। तो पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन आ जाएगा, और प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आ जाएगा। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसी के केस में, मैंने इसको नाइट्रोजनस बेस को देख लिया, इसके बाद आ जाएगा शुगर, पेंटोज शुगर पे। हम आ जाते हैं पेंटोज शुगर पे। अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है राइबोज और एक होता है डीऑक्सीराइबोज। ऑलवेज डीएनए जो स्ट्रैंड होता है उसमें जो पेंटोज शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, मतलब उसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, समझ में आई बात। और जो राइबोज है वो आरएनए के केस में होता है। आप आइए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बोला, पेंटोज शुगर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी के अभी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए आगे के लिए, समझने के लिए, नेक्स्ट के लिए, ठीक है। पेंटेज शुगर की अगर मैं बात करूं तो पेंटोज शुगर जो होता है, हम तो जानते हैं 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्योंकि पेंट का मतलब होता है क्या, बोलिए जरा 5, ठीक है। तो पेंटोज शुगर जो है वो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज 2 होते हैं। डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज होते हैं और आरएनए के केस में राइबोज होते हैं। हमने राइबोज का स्ट्रक्चर देखा और डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर देखा। इसमें ओवरऑल हमें एक ही जगह पर डिफरेंस नजर आया, वो है ये सेकंड नंबर का कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। सेम केस 1 2 3 4 एंड 5, समझ में आया बात। तो ये जो 2 नंबर का कार्बन है इसके ऊपर हमने देखा कि इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोज विच इज प्रेजेंट इन डीएनए इन एट द पॉइंट ऑफ 2 नंबर ऑफ कार्बन्स,
वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज एब्सेंट। इस केस में हमने क्या देखा कि OH यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिसमें OH प्रेजेंट है उसको हमने राइबोज बोला, और जिसमें OH एब्सेंट हो गया उसको हमने क्या बोला, डीऑक्सीराइबोज। इतनी चीजें क्लियर है। हम आ जाते हैं फॉस्फेट पे। फॉस्फेट की बात करें, ये थोड़ा रिएक्टिव होता है, समझ में आए बात, ये एसिडिक होता है। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि क्या है इसका फॉर्मूला फॉस्फेट वाला, H3PO4। हमें स्ट्रक्चर इस टाइप से देखने को मिलता है फॉस्फेट का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, मैं एक बात कर रहा हूं कि डीएनए और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी जो डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, ईच कंटेनिंग 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी पेंटोज, इसीलिए हम उसको बोलते हैं। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होगा, दूसरा अ पेंटोज शुगर, और तीसरा अ फॉस्फेट ग्रुप। क्या बोला मैंने बोला कि न्यूक्लियोटाइड के केस में एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एक पेंटोज शुगर होगा, और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। समझ में आई बात। इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, उसमें हम थोड़ा सा फर्क देख रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड के केस में आप पेंटोज शुगर प्लस और नाइट्रोजनस बेस, मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं है। समझ में आई बात। अगर मैं बोलूं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है तो मैं बोल सकता हूं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। समझ में आई बात। तो खैर इस टाइप से आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होगा। मैंने यहाँ पे एक पेंटोज शुगर ड्रॉ किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे एक फॉस्फेट भी ड्रॉ किया हुआ है, मैंने नाइट्रोजनस बेस दिखाया हुआ है। अभी हमने बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट, यानी नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, इसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। फॉस्फेट भी आपको दिख गया, पेंटोज शुगर भी दिख गया, और नाइट्रोजनस बेस भी दिख गया। तो इस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये टोटल के टोटल क्या है भाई, इस केस को हम बोलेंगे ये है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को एब्सेंट कर दूं तो फॉस्फेट ग्रुप को एब्सेंट करने के बाद जो नाइट्रोजनस बेस है और पेंटोज शुगर है, इसे हम मिला के क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसाइड। समझ में आई बात। अब एक चीज देखिए, मैं अगर आपको ये बोलूं कि भाई जो नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस जो पेंटोज शुगर से जुड़ा हुआ है वो किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, बोलिए जरा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई जैसे ये पेंटोज शुगर है, फिर नेक्स्ट फॉस्फेट जो है वो जुड़ जाएगा किससे, पेंटोज शुगर से, फिर जाकर के नेक्स्ट, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगा, फिर इसी केस में चलता रहेगा। तो मतलब फॉस्फेट जो 2 पेंटोज शुगर को जोड़ रहा होगा उसको, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। ये जो फॉस्फेट और पेंटोज शुगर जिस बॉन्ड से जुड़ रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड। सॉरी, इस केस में बॉन्ड नहीं बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो एक फॉस्फेट एक पेंटोज से जुड़ा और दूसरे वाले पेंटोज से भी जुड़ा, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तो 2 बॉन्ड है, तो इसीलिए हम इसको नेक्स्ट नाम जो देते हैं वो क्या नाम देते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ में आई बात। मैंने आपको बोला कि जो न्यूक्लियोटाइड, अच्छा ये केस हमें किस में देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड में देखने को मिलेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस में देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि जब फॉस्फेट ग्रुप होगा तभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोसाइड में तो फॉस्फेट ग्रुप ही एब्सेंट है, तो उसमें कहां से आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो हमने क्या देख लिया, अभी पेंटोज शुगर के बारे में हमने देख लिया, राइबोज के बारे में हमने देख लिया। अच्छा एक चीज हम फॉस्फेट ग्रुप के बारे में बोल सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, वो हम ये बोल सकते हैं, प्रेजेंट ओनली इन
इन न्यूक्लियोटाइड, प्रेजेंट ओनली इन न्यूक्लियोटाइड। अब आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, यू कैन से दैट कि भाई न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बस इतना डिफरेंस है कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता है और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता है। यानी पेंटोस फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, और अगर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस है तो वो न्यूक्लियोसाइड है। समझ में आई बात? इतनी चीजें क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, ये मेरा एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक डीएनए स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो डीएनए स्ट्रक्चर जो है हमें यूं दिखता है। कैसे दिखता है? यूं दिखता है ना। एक्चुअल में ऐसे दिख रहा होता है डीएनए स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? कैसे? ऐसे दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये वही पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन है। कौन? ये लीजिए, समझाना थोड़ा टफ है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये मेरी उंगली, ये जो दिख रहा है यही है नाइट्रोजनस बेस, और ये जो आपको मार्कर दिख रहा है ये क्या है? पेंटोज और शुगर का बैकबोन इसे हम बोलते हैं। जो स्ट्रैंड है ना एक्चुअल में वो क्या है? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, ये। और इस पर जो ऐसे सीढ़ी लाइक एक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे मैं यहां पे अगर बताने की कोशिश करूं, जैसे यहां पे अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रैंड है मैंने दिया हुआ है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये देखिए पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये देखिए पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये देखिए पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। पेंटोज शुगर है, तो ये पेंटोज शुगर जो जुड़ा होगा इसमें भी सेम केस में पेंटोज शुगर होगा। ये लो यार, मैं जोड़ दिया पेंटोज शुगर। समझ में आई बात? अब इस केस में जो ये जुड़ा हुआ होगा पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट से जुड़ा होगा। किससे? फॉस्फेट से, ठीक है। देखिए फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है इन केस ऑफ डीएनए, ठीक है। अब एक्चुअल में देखा जाए ना तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस बेस। यहां पर क्या, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं क्या, एडेनिन। तो यहाँ इससे जुड़ा हुआ है किससे? थायमीन से। यहाँ पर मान लीजिए थायमीन है, ये किससे जुड़ा हुआ है? एडेनिन से। तो एक्चुअल में आप जो देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर वो ऐसे आपको दिखता है, वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। समझ में आई बात? और जो डीएनए हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं वो क्या होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। अगर मैं इसी को मोड़ दूं तो सर्कुलर फॉर्म में चला आएगा ना। आपको ऐसा दिख रहा होगा डीएनए, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है स्पाइरल है पूरा। तो इसको हम लोग यूं नहीं बोलेंगे कि यहां पर आके खत्म हो जाता, नहीं। ये आप जो 3D डायग्राम को 2D में देख रहे हैं ना, तो इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ऐसा है नहीं एक्चुअल में वो कैसा है? ऐसा है। समझ में आई बात? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट जहां से ये जुड़ रहा है किससे? बैकबोन यानी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से। पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से जो जुड़ रहा है, ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आई बात? ये वाले पॉइंट को। नेक्स्ट केस में अगर मैं बोलूं कि जो फॉस्फेट था, ये वाला फॉस्फेट, सपोज डेट मैं लेता हूं ये वाला फॉस्फेट, एक फॉस्फेट दोनों को जोड़ रहा था, इसीलिए हम इसको डाई बोलते हैं, फॉस्फो डाई। और मैंने भी बोला कि जो फॉस्फेट जो पेंटोज शुगर से कनेक्ट होता है उसको ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, तो इसीलिए डाई ईस्टर बॉन्ड इसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आई बात? ये डीएनए के केस में हमको देखने को मिलेगा।
तो इसी तरीके से एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन, है ना, हमें देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? तो खैर ये तो था। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किस पर, डीएनए के बारे में। हमने बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लिया, है ना, किस चीज से कौन सा बॉन्ड किसको जोड़ेगा, क्लियर। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए को खोजने वाले वही हमारे फ्रीडरिश मिशर साहब थे, ठीक है। उसके बाद जो इनका टर्म दिया था डीएनए का, वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जैकारिस। क्या नाम था इसका, इनका जैकारिस, ठीक है। तो खैर हम अब डीएनए का थोड़ा सा एक स्ट्रैंड भी ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम उसको काफी डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको पहले नोट डाउन करें। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा डीएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म जानते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए हम जानते हैं मिशर, फ्रीडरिश मिशर साहब ने किया था, और टर्म इनको जैकारिस साहब ने दिया था। कौन दिया था, जैकारिस साहब ने। ये टर्म याद ना भी रखें तो चलेगा, लेकिन ये चीज याद रखेंगे डीएनए को किसने डिस्कवर किया था, क्लियर। अब बच्चों एक चीज पे हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, वो ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो आप कह रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है डीएनए के थ्रू, डीएनए के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो जो करेक्टर्स है, जो ट्रेट्स है ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो किस पर डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ डीएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ डीएनए किस पर डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ डीएनए किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स प्रेजेंट इन इट। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स प्रेजेंट होंगे उसका लेंथ उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड पेयर्स उतना लंबा डीएनए। समझ में आई बात? तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं डीएनए के बारे में कि ये क्या है, डबल हेलिक्स है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अभी हम ये चीजें काफी अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट, अच्छा कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उसके आपके दिए हुए एनसीईआरटी में, कितने बेस पेयर्स, कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं अगर बैक्टीरियोफेज में 5-7 की बात करूं, बैक्टीरियोफेज में 5-7 की, तो 5-7 के पास हैज 53 एंड 86, यानी 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैक्टीरियोफेज 5-7 जो है उसके पास कितने, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बैक्टीरियोफेज लैम्बडा की बात करूं, बैक्टीरियोफेज लैम्बडा, इसके पास जो होता है 48,502 हैज पेयर्स। इसके पास क्या होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, 48,502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अगर इस्चेरिकिया कोलाई की बात करूं तो इसके पास 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं क्या समझाऊं, ये तो डायरेक्ट आपको रटने की चीज है ना। MTR, मुझे तुम रटो, MTR, इसको क्या समझाऊं, मुझे तुम रटो, है ना। MTR का मतलब मुझे तुम रटो। तो इस चेरिकिया कोलाई की बात करें तो हैव 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। और ह्यूमन जीनोम की बात करूं, ह्यूमन जीनोम यानी हैप्लॉइड एन की अगर हम बात करें तो इसके पास कितने, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। अगर मैं डिप्लॉयड कंडीशन की बात करूं तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, अगर मैं 2n की बात करूं, n की बात की हमने तो इतना, 2n की अगर मैं बात करूं तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, यही होगा ना। ये चीज याद रखिए। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम है ना, हम 2n है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पेंटोज, पेंटोज शुगर जो है उसका जो नेचर है, उसके नेचर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो ना 2 टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स फॉर्म करते हैं। कितने, 2 टाइप के। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पेंटोज शुगर, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स फॉर्म कितने, 2 टाइप्स। यहाँ पे मैंने मिस कर दिया थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पेंटोज शुगर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉर्म। एक होगा हमारा कौन सा,
राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हम उसको बोलेंगे जिसमें जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, जैसे एक चीज समझिए, मैं समझा रहा हूं। इससे पहले मैं ये चीज समझा रहा हूं कि हम जानते हैं कि जो हमारा डीएनए है और आरएनए है, डीएनए और आरएनए, इस डीएनए के पास जो नाइट्रोजन बेस पेयर होता है वो क्या होता है, ATGC, यही होता है ना। क्लियर, यही याद ही रखना है, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। क्लियर। और आरएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है वो है एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। समझ में आई बात। तो आरएनए में और डीएनए में फर्क किस चीज का है, सिर्फ एक पॉइंट पर आप देखिए, वो है इसका, थाइमीन प्रेजेंट होता है किसमें, डीएनए के केस में, और आरएनए के केस में क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात। एक चीज और अगर मैं बताऊं, डीएनए में हमने क्या देख लिया कि थाइमीन, और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल। ये यूरासिल जो होता है बच्चों, यूरासिल एक बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे, ये यूरासिल जो होता है ना, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। इसको हम लोग यूं भी बोलते हैं कैटालिटिक इन नेचर। जिसकी वजह से ये आरएनए जो है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है एज कंपेयर डीएनए। समझ में आई बात। अब डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए को हम लोग, आरएनए और डीएनए में हम इसको स्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबल। स्टेबल क्यों बोल रहे हैं भाई डीएनए को, क्योंकि इसके पास जो थायमिन होता है एज कंपेयर यूरासिल, ये लेस रिएक्टिव होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्टेबल होता है। समझ में आई बात। तो ये चीज हमें देखने को मिला आरएनए और डीएनए की केस में। अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाऊं, वो स्ट्रक्चर ये कि मान लीजिए मैंने आरएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। आरएनए के केस में हम जानते हैं भाई, आप एक पेंटोज शुगर ड्रॉ करो, पेंटोज शुगर आप ड्रॉ करो, और पेंटोज शुगर को आप किससे जोड़ दो भाई, बस नाइट्रोजनस बेस पेयर से जोड़ दो। किससे जोड़ दो भाई, नाइट्रोजनस बेस पेयर से जोड़ दो, N2 से जोड़ दो। तो ये हमारा क्या कहलाता है भाई, न्यूक्लियोसाइड। ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। अब जो नाइट्रोजनस बेस पेयर में आप मान लीजिए आपने एडेनिन रखा, क्या रखा, एडेनिन, क्या रखा, एडेनिन, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एडिनोसिन। समझ में आएगा। मान लीजिए यहां पर आपने नाइट्रोजनस बेस पेयर की जगह में आपने एक तो ए रखा, तो वो एडेनोसिन कहलाएगा। मान लीजिए आपने क्या रख दिया, बोलिए जरा, आरएन के केस में क्या आएगा, यूरासिल रख दीजिए, यहां पे क्या रख दीजिए, यूरासिल। तो इस केस में आप ये पूरा स्ट्रक्चर पता है क्या कहलाएगा, यूरिडीन। क्या कहलाएगा, यूरिडीन। मान लीजिए यूरासिल की जगह आपने रख दिया क्या, जी। तो अब ये आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर, यानी ये पेंटोज शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस जब जी के साथ जाएगा, तो अब ये पता है पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गुआनोसिन। क्या कहलाएगा, गुआनोसिन। समझ में आई बात। और अगर यहां पर आपने सी रख दिया नाइट्रोजनस बेस की जगह, तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर पता है क्या कहलाएगा, साइटिडीन। तो साइटिडीन, एडेनिन, यूरिडीन, गुआनोसिन, ये जो राइबोन्यूक्लियोसाइड होगा, यानी जो पेंटोज शुगर के साथ उसके जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और उसको उसी तरीके से नाम दे देंगे। चलिए मैं एक बार इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, शायद आपको समझ में ना आया हो। मैंने बोला बेटा ये क्या है, पेंटोज शुगर, P4 क्या है, पेंटोज शुगर। अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ किससे, नाइट्रोजनस बेस पेयर से। किससे जोड़ रहा हूँ, नाइट्रोजनस बेस पेयर। सपोज दैट मैंने नाइट्रोजनस बेस क्या ले लिया, A। तो राइबोन्यूक्लियोसाइड के केस में आप इसको आप क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। क्या बोलेंगे,
एडिनोसिन। मैंने अभी स्ट्रक्चर लेके ड्रॉ किया था, बता दिया था। अगर मान लीजिए मैंने ये पेंटोस शुगर लिया, यहाँ पर मैंने नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है, मान लीजिए मैंने नाइट्रोजनस बेस सी यानी साइटोसिन जोड़ दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या नाम देंगे, इन केस ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड साइटिडीन। सेम केस अगर मैंने पेंटोस शुगर लिया, यहाँ पर मुझे नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है और नाइट्रोजनस बेस हमने जी जोड़ दिया, तो अब इसको क्या बोलेंगे, गुआनोसिन। अगर सेम केस मैंने पेंटोस शुगर लिया, मुझे यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है और मैं यहाँ पे जी की जगह क्या जोड़ दूँ, यू, जो कि पॉसिबल है, जो होता है आरएनए के केस में। अब इसको हम क्या बोल देंगे, यूरिडीन। क्या बोल देंगे मेरा बेटा, यूरिडीन। तो ये केस आपको देखने को मिलेगा, समझ में आई बात। तो वही चीजें कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पेंटोस शुगर्स, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉर्म। फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोसाइड, ribonucleosides are adenosine and the second is guanosine, third is cytidine और यूरिडीन, साइटिडीन और यूरिडीन। समझ में आई बात। तो एक स्ट्रक्चर जो पेंटोस के साथ मिलेगा उसको हम नाम देंगे इन केस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इन केस ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, जो अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि वहां से वो हाइड्रोक्सी ग्रुप रिलीज हो गया, खत्म हो गया, तो वो डीऑक्सी राइबोस हो गया। इस केस में होता क्या है, पेंटोस शुगर के पास देखो, पेंटोस शुगर है, सपोज डैट मैंने लिया क्या, पेंटोस शुगर। ऑब्वियसली बात है ये पेंटोस शुगर जो होगा ये फॉस्फेट से भी जुड़ा होगा। पहले फॉस्फेट ले लेते हैं, फॉस्फेट प्लस पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस हमें जोड़ना होगा। अगर हमने नाइट्रोजनस बेस ए जोड़ दिया तो इस केस में देखिए फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होगा, फिर पेंटोस शुगर होगा, फिर नाइट्रोजनस बेस होगा। अगर नाइट्रोजनस बेस में आपने क्या जोड़ दिया, एडेनिन, तो उस केस में आप इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडोनिन, क्योंकि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड है तो आप क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडेनिन। नेक्स्ट केस में सेम लिया आपने और यहाँ पे आपने थायमिन जोड़ दिया तो डीऑक्सी थायमिडीन, क्या बोलेंगे। अब आई होप कि आपको सारी चीजें पता चल गई होगी, डीऑक्सी थायमिडीन। समझ में आई बात। नेक्स्ट आपने सिर्फ यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए साइटोसिन ले लिया, तो उस केस में आपको डीऑक्सी साइटोडिन हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस टाइप से यहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी साइटोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थायमिडीन। क्लियर है। अब बच्चों मैं ना अब थोड़ा सा स्ट्रैंड पे आता हूं। अभी अभी मैंने आपको बोला कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो आपको स्पाइरली दिखता है, एक्चुअल में ये डायग्राम है नहीं, जस्ट लुक होता है उसका स्पाइरली, जो आप माइक्रोस्कोपिक देखते हैं। बट उसके एक्चुअल डायग्राम पे अगर आप जाएंगे तो उसका एक्चुअल डायग्राम, जो सीढ़ी होती है ना गांव देहात में चढ़ने के लिए फटाफट, है ना, सीढ़ी जो बम्बू वगैरह के बनते हैं, लकड़ी वगैरह के, एक तरह दूसरे, तो वो सीढ़ी की तरह एक्चुअल में नाइट्रोजनस बेस दोनों स्ट्रैंड पर क्या करता है, स्टे करता है। समझ में आया। वो कैसे, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। जो हमें डायग्राम दिखता है दुनिया में वो कैसा होता है, ऐसा जो हम डायग्राम देखते हैं माइक्रोस्कोप से ऊपर से, हाँ भाई एनसीईआरटी में हर जगह ऐसा डायग्राम हमें दिखता है नॉर्मली डीएनए का। अगर हम उस डायग्राम को एक्चुअल बना के देखें, अगर हम एक्चुअल की बात करें, एक्चुअली हमें कैसा दिखेगा, ऐसा सीढ़ी टाइप का। अब इसी को अगर मैं मोड़ दूं, इसी को मोड़ दूं तो ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये खत्म हो जा रहा, क्रॉस हो जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने इसको मोड़ दिया तो आपको ये 3D डायग्राम जो है वो आप अगर देखना चाहते क्लियर तो आपको ऐसा करना होगा, ठीक है, 2D में इस तरह कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंडेड है ना, 5 to 3 प्राइम और 3 to 5, ये चीज हमको पता है। ये जो है बच्चा, ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, जिस पर नाइट्रोजनस बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर जिस पर स्टैंड कर रहा है, इसे हम बोलते हैं बैक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड।
बैक बॉन्ड बोलते हैं। किसका कॉम्बिनेशन है ये? शुगर प्लस फॉस्फेट का। तो इस वाले जो डार्क लाइन है इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? शुगर प्लस फॉस्फेट। अगर मैं इसको और अच्छा से ड्रॉ करूं विद द कंपोजिशन तो आपको ऐसा दिखेगा। समझ में आ रही सारी बात? जो आज का लेक्चर है हमारा, यहाँ पे जितनी चीज मैं बता रहा हूं आपको सब याद कीजिए, तब आगे चल के मजा आने वाला। मतलब मैंने ये बताना है आपको, मतलब ये जो मैंने इतना सा लिया ना, वो ये है, ये काला वाला जो दोनों तरफ प्रेजेंट है, ये लिया मैंने। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? ये शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। समझ में आई बात? सर यहाँ OH भी है बेटा। ये OH इसलिए होता है ताकि नेक्स्ट वाले OH जो आकर के यहाँ पर जुड़ेंगे वो यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करके क्या करे? बॉन्ड बना ले। वो कैसे? उसको अभी मैं समझाऊंगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। हमने देखा ये क्या है? पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। हर एक पेंटोज शुगर जो आपस में जुड़ा हुआ है वो फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। हमेशा जो 5 डैश होगा हमारा, जो एंड हमारा 5 डैश होगा, वो किसी भी स्ट्रक्चर से जुड़ने की कैपेसिटी नहीं रखता है, क्योंकि यहां पर जुड़ने के लिए OH होना चाहिए, तभी जाकर के एक मॉलिक्यूल वाटर यहां रिलीज होगा और एक बॉन्ड बनेगा स्टर बॉन्ड, तब जाकर के दूसरे पेंटोज शुगर से वो जुड़ पाएगा। समझ में आई बात? तो 3 डैश पे हमारे ये प्रेजेंट है। इस केस में ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 डैश, ये 5 डैश, ये फिर 3 डैश, ठीक है। अब देखो फॉस्फेट है और पेंटोज शुगर है, और यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारा? एडेनिन। इसे ही हम बोल रहे हैं क्या? नाइट्रोजन बेस। क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजन बेस। और इस तरफ का भी आप ये भी देखिए, ये भी क्या है? पेंटोज शुगर है। क्या है? पेंटोज शुगर। आपस में सेम, जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा, जैसा इधर होगा वैसा उधर होगा, ठीक है। ठीक है, ये जो आपस में फिर फॉस्फेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बोला हुआ है कि जो हमारा जो नाइट्रोजन बेस पेयर है वो जो जुड़ता है दोनों स्ट्रैंड जिस लिंक के थ्रू, वो अल्टरनेट फॉर्म में जाता है। जैसे अगर उधर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन होगा, उधर थाइमिन है तो इधर एडेनिन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडेनिन है। एडेनिन किससे जुड़ा हुआ है? थाइमिन से, विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड से एडेनिन और थाइमिन जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में? इस केस में भी आप देखिए, अगर एक तरफ थाइमिन है तो दूसरी तरफ एडेनिन है। इधर एडेनिन था, इधर थाइमिन था, है ना। अगर ग्वानिन है तो उधर साइटोसिन है। लेकिन फर्क इतना है कि ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे? ट्रिपल बॉन्ड। ये भी किसके होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आई बात? तो आप देख सकते हैं ग्वानिन साइटोसिन से और साइटोसिन ग्वानिन से। समझ में आया? इस टाइप में ये प्रेजेंट होता है। अब बहुत सारी चीज में अभी हमें डिस्कस करनी है। हमने आपको बोला हुआ है कि जो हमारा ये फॉस्फेट का जो बॉन्ड है इसको हम लोग ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये ईस्टर बॉन्ड जो बनता है एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होने के बाद बनता है। अभी मैं बता ही देता हूं। मैंने मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ किया पेंटोज शुगर। क्या ड्रॉ किया? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में हम जानते हैं क्या होता है, बोलिए जरा। एक यहाँ पर फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है ना। नेक्स्ट जो हमारा ये है, इस कंडीशन में मैंने बोला था यहाँ H और यहाँ पे OH, है ना। अब नेक्स्ट जो ये थर्ड वाला पोजीशन है, यहाँ पर कैसे ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये मान लीजिए मैंने दूसरा पेंटोज शुगर ड्रॉ किया, है ना। सेम मैंने ड्रॉ किया एज इट इज, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाइएगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो ये कि ये होता है फॉस्फेट का OH, है ना, OH, ठीक है। और ये
फॉस्फेट, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो थर्ड पोजीशन है ना स्ट्रैंड का, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है। ये देखिए, एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा, रिमूव लिखते हैं। तो रिमूव होने के बाद ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, नेक्स्ट पेंटोज शुगर से जुड़ जाएगा। तो आपको जो बॉन्ड दिखेगा वो आपको ये दिखेगा, ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फेट था, अब फिर यहाँ पे ये पेंटोज शुगर से जुड़ चुका है। समझ में आई बात, क्लियर। तो वही चीजें मैं आपको बोल रहा था कि ईस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, समझ में आई बात। तो एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होता है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप का OH और पेंटोज शुगर का OH दोनों आपस में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद एक मॉलिक्यूल वाटर वहां से रिलीज होता है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ईस्टर है, ये भी कौन सा बॉन्ड है भाई, ये भी ईस्टर बॉन्ड है। तो मुझे एक बात बताइए, दो ईस्टर बॉन्ड हमें दिख रहा है, दोनों के दोनों फॉस्फेट से बने हैं, फॉस्फेट इसके OH और इसके OH से, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, दोनों को टुगेदर हम क्या नाम देते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ में आए बात कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि थर्ड यानी 3' पोजीशन पे OH है, तो इसीलिए यही OH रिएक्ट करके वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, है ना, एक ऑक्सीजन फॉस्फेट से लेकर के फॉस्फेट ग्रुप से, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इतनी चीजें आपको क्लियर है। आपको ईस्टर बॉन्ड भी मैंने बता दिया, डाइस्टर बॉन्ड, दोनों ईस्टर बॉन्ड को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर। अब एक चीज और समझानी है आपको, मैंने आपको बोला था एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब कि जो एन ग्लाइकोसिडिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन बेस को ग्लूकोज के साथ जोड़ना, पेंटोज एक तरह का, ग्लूकोज ही एक टाइप का, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये थायमिन है, ठीक है, चलिए इस केस में हम लोग देखते हैं, वहां जगह कम है, ये गुआनिन है, अब ये पेंटोज शुगर से जुड़ा हुआ है, ये जो लिंकेज है इसे ही हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सॉरी, समझ में आया। तो मैं आपको इस डायग्राम में अगर बताना चाहूं तो वो ये कि यहां ये जो मेटिंग पॉइंट है इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है बात। और ये जो है ये नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, और ये जो है ये बैकबोन है जो कि शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहां से क्लियर है। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी डायग्राम से आप ये भी बता सकते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाउ विल बी द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म, कैसे बनेगा। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि वेयर इज द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड वो करता क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आया बात। याद रखिएगा 3 to 5 में कि जो 3 to 5 हमारा स्ट्रैंड है ना, तो 5 के पोजीशन पे जो OH नहीं होता प्रेजेंट, समझ में, यहाँ पर फॉस्फेट होता है और OH नहीं होता है प्रेजेंट। OH नहीं प्रेजेंट होने की वजह से इसलिए यहाँ पर रिएक्ट नहीं हो पाता। जिधर OH होगा, जैसे इधर OH है 3' यहाँ OH है, यहाँ रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ OH है यहाँ रिएक्शन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल वाटर चला जाएगा और ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई आज। जितनी चीजें हमने DNA का स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया, तो इसमें हेडिंग आप डाल लेंगे छोटा सा, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ठीक है, तब इसको आप ड्रॉ करेंगे। तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस किया है। क्लियर। उम्मीद है कि आप नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें याद करके आएंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।